प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम क्लास 10 की विज्ञान के चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे और चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे, आइए देखते हैं क्या होता है। तो इसके अंतर्गत टॉपिक आती है पदार्थों में परिवर्तन। तो पदार्थ क्या होता है वो हमने आप लोगों को पहले ही कक्षा 9 में बता दिया था। पदार्थ किसे कहते हैं ये सब हम जानते हैं। अब पदार्थों में परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करें। देखिए, पदार्थों में परिवर्तन दो तरीके से होता है। एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको बता दें कि पदार्थों के अवस्था परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन है। जैसे बर्फ का पिघलकर जल में परिवर्तन होना, ये भौतिक परिवर्तन के लक्षण हैं। जैसे जल का उबलकर वाष्प बनना, भौतिक परिवर्तन का लक्षण है। अब दूसरा चेंजेस हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन बोले तो केमिकल चेंजेस, यानी रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, नए पदार्थ के निर्माण होते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करिए। कागज़ का जलना, जैसे कागज़ का जलना, जब हम कागज़ को जलाते हैं मित्रों तो क्या होता है, कागज़ जलता है, उसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक राख मिलती है और उसमें से जब कागज़ जलता है तो उसमें से CO2 निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसी तरह फलों का पकना भी एक रीजन है, ठीक है। लोहे का जंग लगना भी रासायनिक कारण है। अब हम चर्चा करते हैं क्या है रासायनिक समीकरण। हम इस पर चर्चा करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। आइए देखते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जब किसी चीज़ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई चेंजेस होती है तो एक हमें नए पदार्थ मिलते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन, जैसे मैग्नीशियम का रिबन है कोई, जब उसको हम वायु में जलाते हैं तो चमकदार श्वेत लव के साथ दहन होता है। दहन के परिणाम स्वरूप श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। ये जो श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है यही हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जब हम क्या करते हैं मित्रों, जब हम मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और वायु की उपस्थिति में उसे जलाते हैं तो क्या होता है, एक चमकदार श्वेत लव के साथ दहन होता है, यानी वो श्वेत लव के साथ क्या करता है, जलने लगता है। जब जलने लगता है तो क्या होता है, एक हमें श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है और ये चूर्ण ही क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जैसे देखिए, मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, यानी मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, दहन करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं प्राप्त होती हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि कोई Mg परमाणु है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जाएगा कि Mg परमाणु की संख्या कितनी है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले हमें समझ लेते हैं कि परमाणुओं की संख्या क्या होती है। तो Mg है, जैसे हमारा मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या बराबर 1, क्योंकि एक ही मैग्नीशियम है, इसलिए मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 1। जैसे उसी तरह अगर हम ले लें 3 लिख दें, इसके आगे मैग्नीशियम के आगे 3 लिख दें मित्रों, तो क्या होगा, मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगी, 3। उसी तरह ऑक्सीजन ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन के बाद 2 लिख देते हैं
तो पूछा जाए कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2। उसी तरह अगर आगे भी 2 लिख दें और पीछे भी 2 लिख दें, 2O2, तो हम क्या बोलेंगे, तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, ये जो 2 आगे लिखा गया है ऑक्सीजन की, इसका क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। उसी तरह मित्रों जैसे MgCl2 है, तो इसमें अगर पूछा जाए मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या कितनी, तो मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो मैग्नीशियम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। उसी तरह क्लोरीन परमाणु है, तो क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी होगी, क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। अब उसी तरह अगर कोई और तत्व लिया जाए, कोई और धातु लिया जाए, जैसे 4MgCl2, तो Mg परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, Mg परमाणु की संख्या कितनी है, 4। अब इसमें पूछा जाए क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, तो बाबू 4 ये आगे लिखा गया है, 4 ये और 2 ये, यानी 4 का क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 4 दूना 8, तो क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, जो कि अभी हम पीछे पढ़े हैं। देखिए वही चीज़ दिखाई गई है यहाँ पे भी। जब हम मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का दहन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब हम पढ़ते हैं अभिकारक क्या होता है। ठीक है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। यानी बाबू जो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जिनके साथ अभिक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं उसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे आपको दिया गया है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो इसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमको MgO मिलता है। तो यानी अभिक्रिया होने से पहले जो चीज़ें होती हैं वो हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। और जब अभिक्रिया हो जाती है, जो चीज़ हमें मिलती है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखिए यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। ये जो हमने देखा है कि Mg और O2 था तो MgO बना, ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम परमाणु इधर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन परमाणु कितना है, 2 है। अब इसकी तुलना करते हैं उत्पाद में, यानी कोई समीकरण संतुलित कब होगा, जब अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर होगी तो समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। तो एक हमारा मैग्नीशियम है, 2 हमारा ऑक्सीजन है, तो MgO बना है। तो MgO यानी मैग्नीशियम तो 1 मिल रहा है, ऑक्सीजन 2 नहीं मिल रहा है, तो ये एक समीकरण संतुलित नहीं है। जब कोई समीकरण क्या होता है, ऐसे समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण जब संतुलित नहीं होते हैं तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम क्या कहते हैं, ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, Mg के साथ 2 जोड़ देंगे, 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2Mg हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया।
तो 2MgO हो जाएगा। देखो अब कर लो LHS, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष का तुलना कर लो। LHS को कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। मैग्नीशियम परमाणु की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। अब इधर भी तुलना कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम परमाणु की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो क्या हो गया? यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। उस एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे दिया गया है ZN + H2SO4। जब हम ZN को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? ZnSO4 + H2। अब हम तुलना करके ये देखेंगे, दोनों पक्षों को, उत्पाद और अभिकारक को तुलना करेंगे, देखेंगे ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है। अब ZN परमाणु की संख्या कितनी है? ZN 1 है ना। अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। अब देखते हैं सल्फर परमाणु की संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 4। ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं तो जिंक परमाणु की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। सल्फर परमाणु की संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 4। तो यह एक क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसके अभिकारक और उत्पाद क्या हैं? आपस में बराबर हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब Fe के साथ क्या करते हैं, लोहे के साथ H2O यानी पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? Fe3O4 + H2। अब इसकी तुलना करते हैं तो Fe परमाणु का संख्या कितना है? 1। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। उसी तरह Fe परमाणु कितना है? 3। ऑक्सीजन परमाणु कितना है? 4। हाइड्रोजन परमाणु कितना है? 2। तो ये क्या है? एक, देखिए हाइड्रोजन परमाणु 2 है तो हाइड्रोजन परमाणु 2 इसमें भी है। ऑक्सीजन परमाणु 1 है तो ऑक्सीजन परमाणु इसमें कितना है? 4। और Fe परमाणु 1 है तो इसमें कितना है? 3। इसलिए क्या है? संतुलित नहीं है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। जब हम क्या करते हैं, Fe को H2O के साथ यहाँ पे संतुलित करके हम आपको दिखाएंगे। जब Fe को क्या करते हैं, H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिला था? Fe3O4 + H2। तो यहाँ पे जब हमने देखा था तो ये संतुलित नहीं हुआ था। अब यहाँ पे हम आपको संतुलित करके दिखाएंगे। देखिए क्या करेंगे, Fe परमाणु के साथ क्या करेंगे, अगर इसके साथ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें Fe में तो ये 3Fe हो जाएगा। और ये H2O है, H2O में अगर हम 4 से गुणा कर दें तो दोनों तरफ के परमाणु क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3Fe और ये हो जाएगा, देखो ये जो आपका मित्रों यस लिखा गया है, G लिखा गया है, इससे आप मत घबराइएगा। ये इसके फॉर्म लिखे गए किस अवस्था में है। यस लिखा गया तो यानी कि Fe आपका किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में है। G लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है? H2O है ना, जल है ना, तो यानी ये अपनी किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए लिखा गया है। तो बाबू क्या किया गया, जब 3 से करा दें तो ये 3Fe हो जाएगा और ये 4H2O हो जाएगा। तो आइए तुलना करते हैं। Fe कितना हो गया? 3। हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन परमाणु कितने हो गए? 4। अब देखिए संतुलित हो जाएगा। इधर भी देखिए Fe परमाणु 3, ऑक्सीजन परमाणु 4 उधर भी हुआ था। और देख लो, हाइड्रोजन परमाणु कितने हुए थे? 8 इसमें भी हो गए, 4 दूनी 8, तो ये संतुलित हो गया। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं होती तो हैं 4 प्रकार की। एक होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और एक होती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। 4 आपकी होती हैं। तो पहला आप हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब क्या हो,
ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी दो हो या दो से अधिक अभिकारक हो। अभी अभिकारक हमने आपको बताया था रिएक्शन से पहले, ठीक है, जो चीज़ होती है, मिल करके क्या करें, अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया का खासियत ये भी होता है, इसमें जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। ठीक है, जब ए और बी अभिक्रिया करते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, क्या, सी मिलता है। ठीक है, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaOH ट्वाइस प्लस ऊष्मा प्राप्त होती है, हीट प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, Ca यहाँ पे हो गया, रिएक्शन समझिए आप, OH यानी ऑक्सीजन भी दो ठो है और हाइड्रोजन भी दो ठो है, इसलिए क्या किया गया, OH का ट्वाइस कर दिया गया। यानी जब इसका दो का मल्टीप्लाई आप कराएंगे बाबू, तो आपको दो ऑक्सीजन भी मिल जाएंगे, दो हाइड्रोजन भी मिल जाएंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से क्या करता है, करके अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। देखिए ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है ना, वही चीज़ है जो हम आपको अभी बताए हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब प्राकृतिक गैस का दहन कैसे होता है ये देखते हैं। जब CH4 के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन का अभिक्रिया होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, CO2 गैस प्राप्त होती है, यानी CO2 प्राप्त होता है और H2O यानी जल और ऊष्मा प्राप्त होती है। अब दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, जो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है दो रूपों में मिलती है। एक प्राकृतिक गैस का दहन जब होता है उसमें मिलती है, जीवों में शोषण होता है तब मिलती है। एक तो आप देख लिए, जब प्राकृतिक गैसों में दहन होता है तो हमें क्या मिलता है, जब CH4 को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल और ऊष्मा प्राप्त हुई। ठीक है, जीवों में जब शोषण होता है बाबू तो क्या मिलता है, देखो जब ग्लूकोज के साथ हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CO2 गैस प्राप्त होती है, H2O मिलता है प्लस ऊष्मा। इसमें देखिए दोनों में ऊष्मा मिल रही है ना, बस यही ऊष्मा क्षेपी है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रकार देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अब दूसरा देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, हमारे अभिकारक यानी रिएक्शन से पहले के जो हमारे होते हैं वो क्या करें, टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करें, छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, वियोजन अभिक्रिया या इसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे दिया गया है आपको FeSO4, ये अपने सॉलिड अवस्था में है, जब इसको हम ताप देते हैं तो क्या होता है, Fe2O3 और प्लस SO2 प्लस SO3 में विभक्त हो जाता है। जब इसमें हम ताप देते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। देखिए Fe2O3 यानी सॉलिड अवस्था में मिला प्लस SO2, यानी ये क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड हमें मिला और SO2, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड प्राप्त हुआ और SO3 सल्फर ये हमको प्राप्त हुआ SO3, ठीक है, तथा सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं।
जब क्या होता है CaCO3 को जब हम ऊष्मा देते हैं, यहाँ पे ताप दे रहे थे, जब यहाँ पे हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है CaO प्लस CO2 में विभक्त हो जाता है। जब हम क्या करते हैं ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया का ही भाग है। जब हम इसको क्या किए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दिए तो क्या CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो गया यानी टूट गया। ठीक है, यही ने कह रहा था वियोजन अभिक्रिया में कि क्या होता है कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या करते हैं जिसमें एक अभिकारक क्या करता है, जब हम एक अभिकारक पे ताप देते हैं, ऊष्मा देते हैं, कुछ भी करते हैं तो क्या होता है वो छोटे छोटे उत्पाद में क्या हो जाता है, छोटे छोटे उत्पाद हमें प्रदान करता है यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अब उसी तरह देख लेते हैं जब हम क्या करते हैं 2AgCl को क्या करते हैं सूर्य का प्रकाश देते हैं, क्या करते हैं सूर्य का प्रकाश देते हैं तो क्या हमें मिलता है 2Ag + Cl2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन सिल्वर तथा ब्रोमीन में होता है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। उधर हमने पढ़ा था ऊष्मा क्षेपी और इधर क्या पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो ऊर्जा अवशोषित हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसमें क्या होता है ऊष्मा देता है और इसमें क्या करता है ऊष्मा को सोखता है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अब तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दें तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए जब हम Fe अपने सॉलिड अवस्था में होता है, जब उसको हम क्या करते हैं CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं यानी कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है FeSO4। ध्यान से समझिएगा FeSO4 यानी Fe का क्या होता है SO4 के साथ अभिक्रिया होता है। ठीक है, Fe क्या करता है SO4 को विस्थापित कर दिया, Fe ये है और SO4 क्या करता है विस्थापित हो जाता है इसके साथ, तो क्या बनता है आयरन सल्फेट बनता है। ठीक है, और बाकी जो बचा है यहाँ पे लिख दिया जाएगा। Cu को क्या कर दिया विस्थापित कर दिया, अपने से अलग कर देगा। SO4 और Fe जुड़ गए, यहाँ पे देखिए FeSO4 हो गया और Cu को छोड़ दिया, Cu क्या होगा ये इधर आ जाएगा, Cu हो जाएगा ये अपने सॉलिड फॉर्म में। तो इस अभिक्रिया में लोहे ने कॉपर को, जो लोहा था लोहे ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। जो लोहा था हमारा Fe था उसने क्या किया कॉपर सल्फेट के विलयन से, ये देखिए AQ ना, AQ का मतलब क्या होता है CuSO4 का विलयन है। ठीक है, से क्या किया कॉपर को विस्थापित कर दिया, देखो अलग कर दिया है ना, अपने सॉलिड फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो समझे कि नहीं, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया मित्रों जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, यानी जो तत्व क्या होता है अधिक क्रियाशील होता है वो क्या करता है कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पे था Fe + CuSO4, इसमें क्या था, इसने क्या किया Fe अधिक क्रियाशील तत्व था, SO4 के साथ क्रिया करके आयरन सल्फेट बना लिया, और एक कम क्रियाशील तत्व था Cu यानी कॉपर, तो इसको क्या कर दिया विस्थापित कर दिया। ठीक है, विस्थापित कर दिया। देखो यहाँ पे
अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में चौथा प्रकार पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से, इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी जो आयन होते हैं उनका आदान प्रदान होता है, तो उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कैसे होगा। Na2SO4 का कोई विलयन है, उसमें क्या करते हैं BaCl2 के विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, BaSO4 बन जाएगा, यानी Ba इसके साथ जुड़ जाएगा BaSO4, एक ये बना। अब जो बचा खुचा है वो इधर आ जाएगा NaCl, ठीक, NaCl बन गया, ठीक, BaSO4 प्लस NaCl का विलयन प्राप्त होगा। इसमें क्या हुआ, इसमें बेरियम आयन और सल्फेट आयन, बेरियम आयन और सल्फेट आयन, SO4 सल्फेट होता है, ठीक है, सल्फेट आयन की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पांचवा प्रकार पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन। तो पांचवा प्रकार है उपचयन एवं अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब कोई अभिक्रिया होता है, जब उसमें क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो वहाँ क्या होगा, उपचयन होगा। जबकि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए 2Cu प्लस O2 में जब अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, 2CuO बना, ठीक है, यानी क्या हुआ, जब हम कॉपर चूर्ण को क्या करते हैं, गर्म करने पर इसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती, यानी इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि हुई है, तो इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब CuO के साथ H2 का अभिक्रिया कराया गया तो Cu प्लस H2O प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पे क्या हुआ, गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो काली परत भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। इस अभिक्रिया में CuO में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, इसलिए इसका अपचयन हुआ है, इसलिए इसका अपचयन हुआ। जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसलिए इसका उपचयन हुआ। इसका देखो क्या हुआ है, Cu परमाणु का क्या हुआ, अपचयन हुआ और इसका उपचयन हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हैं और इसमें ऑक्सीजन परमाणु का ह्रास हुआ है, इसलिए इसका अपचयन और इसका उपचयन, यानी जब ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि होती है तो उपचयन होता है, जब ऑक्सीजन परमाणु का ह्रास होता है तो अपचयन होता है, ठीक। तो मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। उपचयन एवं अपचयन का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इसको हम आपको समझा देते हैं। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है
तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। इसी प्रकार किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। मैंने क्या बोला? किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, यानी ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि हो या हाइड्रोजन परमाणु का कमी हो, तब वहाँ पे क्या होता है? उपचयन होता है। और जब किसी अभिक्रिया में क्या हो